ऐसे शिरडी वाले साईं बाबा के ऊपर एक मुकदमा चलाया गया और जो अफसर थे मजिस्ट्रेट साहब खुद आए द्वारका माई में और द्वारका माई में कोर्ट बनाया गया। वहाँ पर मुकदमा हुआ, सवाल पूछे गए एक केस को लेकर साईं बाबा से और बाबा ने किस तरीके से जवाब दिए कि जो अफसर आए थे बाबा को हथकड़ी डालने, अरेस्ट करने, उनका भी दिमाग जो है घूम गया। ये एक असली कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है धुलिया में। देखिए, धुलिया में तहसीलदार के सामने एक व्यक्ति को पेश किया गया और वो व्यक्ति था, उस पर आरोप था कि उसने कुछ गहने चुराए हैं और उसके पास से कुछ गहने बरामद हुए थे। और जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो गहने हैं मुझे शिरडी में साईं बाबा ने दिए थे। फिर क्या था, देखो उस समय अंग्रेज राज था, अंग्रेजों के ही प्रशासन थी, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो वो मौका ढूंढते रहते थे कि कैसे तैसे बाबा का नाम सामने आए और वो उन पर हथकड़ी डाल दे और उन पर मुकदमा चला दें। अब जैसे ही साईं बाबा का नाम सुना उन ऑफिशियल्स ने, धुलिया के तहसीलदार ने, मजिस्ट्रेट ने, उन सब लोगों ने, तो उन्होंने एक समन जारी कर दिया कि शिरडी वाले साईं बाबा को धुलिया में कोर्ट में आना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये ज्वेलरी क्यों दी। अच्छा, ये समन जो है वो भेजा गया शिरडी में और शिरडी से पहले ये भेजा गया कोपरगांव में, क्योंकि कोपरगांव शिरडी के पास ही है। तो कोपरगांव के कांस्टेबल गणपत राम जी के पास ये जो है समन गया और उन्हें आज्ञा दी गवर्नमेंट ने कि शिरडी वाले साईं बाबा को बुलाया जाए धुलिया में और यहाँ पर कोर्ट में उनका बयान लिया जाएगा। गणपत राम जी रवाना हुए समन को लेकर शिरडी में और जैसे वो शिरडी पहुँचते हैं और द्वारका माई के अंदर एंटर होते हैं तो बाबा उनके सामने ही बैठे थे। अच्छा, डायरेक्टली बाबा को अरेस्ट करने की तो हिम्मत किसी में नहीं थी। तो गणपत राम जी क्या करते हैं, गणपत राम जी डरते डरते जाते हैं, आसपास भक्तों से कहते हैं और बाबा को इस बात में सूचना दी जाती है, इस बात के बारे में कि ये समन आया है धुलिया से और एक व्यक्ति था जिसने आपका नाम लिया कि आपने उसे गहने दिए थे, तो आपको वहाँ पेशी है, आपको चलना पड़ेगा, ये उस कांस्टेबल ने कहा। बाबा ने वो समन लिया और उसको धुनी माई में फेंक दिया। डांट लगाते हुए इस कांस्टेबल को कहा कि जाओ, मैं नहीं आ रहा और इस केस को बंद कर दो, मुझे नहीं चलना कहीं पर भी। ये सुनकर जो कांस्टेबल था वो हैरान हुआ और साथ ही में वो भी उस मूड में आ गया कि बाबा कैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि समन आया, उसकी नौकरी का भी सवाल था। फिर किसी ने कहा कि आप बाबा से बात करने से अच्छा बाबा के भक्त हैं नाना साहब चांदोरकर, वो खुद डिप्टी कलेक्टर हैं, आप उनसे जाकर मिलिए और इस केस के बारे में उनसे बातचीत कीजिए। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर साहब नाना साहब चांदोरकर से मुलाकात की गई और उन्हें समन के बारे में बताया गया। नाना साहब चांदोरकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बाबा के लिए समन आया है और बाबा को वहाँ जाना पड़ेगा। तभी जो नाना साहब चांदोरकर थे उनको एक आइडिया आया और उन्होंने कहा कि बाबा नहीं जाएंगे क्योंकि उनके इतने सारे भक्त हैं, उनको इतने सारे पूजने वाले लोग हैं, हम सब हस्ताक्षर करके देते हैं और हम किसी भी केस में सम्मिलित होना नहीं चाहते। अगर सम्मन जारी किया गया है और वारंट जारी हुआ है जो कांस्टेबल आप लेकर आए हैं, तो आप ऐसा कीजिए, एक वहाँ जाकर धुलिया में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि हम सब भक्तों की इच्छा है कि बाबा नहीं जाएंगे, आप यहीं अपनी कमीशन भेजिए, जज भेजिए, जो भी भेजिए, यहीं द्वारका माई में जो पूछना है बाबा से पूछ लीजिए। अच्छा, वो कांस्टेबल साहब लौट जाते हैं वापस। धुलिया में तहसीलदार के पास ये खबर पहुंचाई जाती है तो उनको भी बाबा के भक्तों के आगे हार माननी पड़ती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि एक कमीशन को भेजा जाएगा जिसमें होंगे नाना जोशी नाम के एक व्यक्ति, एक तहसीलदार, और ये पूरी जो कमीशन होगी ये जाएगी द्वारका माई और बाबा से इस चोर के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करेगी कि इन्होंने बाबा का नाम कैसे लिया। वहीं दूसरी ओर जब ये कमीशन रवाना होती है उसके 3 घंटे पहले ही द्वारका माई में बैठे बैठे बाबा बोलते हैं कि कुर्सियाँ और टेबल मंगवा लो, जज साहब, कोर्ट सब आने वाले हैं यहाँ पर। सब भक्त ये बात सुन के हैरान होते हैं जब उनको खबर मिलती है कि 3 घंटे में जो है, अब से कुछ ही देरी में जो कमीशन है जो धुलिया से रवाना हुई थी वो द्वारका माई में पहुँच जाएगी उस केस के रिलेटेड बाबा से सवाल पूछने के लिए। तो उन्होंने सब अरेंजमेंट किया, कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई और जब वो कमीशन आती है जिसमें नाना जोशी जो हेड थे, वो फर्स्ट लेवल के मजिस्ट्रेट थे, वो फर्स्ट लेवल के मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ कई सारे लोग आए थे उनके साथ। अच्छा, काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि बाबा से पूछताछ करने के लिए द्वारका माई में ही कोर्ट बना दिया गया था। अब वो कुर्सी टेबल पर बैठते हैं नाना जोशी साहब और सामने बाबा बैठे थे अपने आसन पर। तो वो बाबा से बोलते हैं कि मैं आपसे केस से रिलेटेड प्रश्न करूँगा, आप उनके उत्तर दीजिएगा। तो बाबा भी बोलते हैं हाँ पूछो। सबसे पहले बोलते हैं कि आपका नाम क्या है। तो साईं बाबा बोलते हैं कि मेरा नाम, लोग मुझे साईं बाबा बुलाते हैं। उसके बाद
मजिस्ट्रेट साहब जो है वो और क्वेश्चन पूछते हैं और वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। तो बाबा बोलते हैं कि मेरा धर्म परवरदिगार है, ईश्वर है। फिर वो पूछते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है। तो साईं बाबा बोलते हैं कि मेरे पिताजी का नाम भी साईं बाबा है। ऐसे करके वो 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि क्या आप मुझे सच ही बता रहे हैं ना। तो बाबा बोलते हैं कि मैं यहाँ बैठ के सच ही बोलता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। अच्छा, आपकी एज कितनी है। फिर बाबा बोलते हैं कि लाखों साल, मैं लाखों साल से हूँ। अब वो मजिस्ट्रेट जो है वो घूमने लग जाता है, क्योंकि बाबा के जो जवाब सुन के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि बाबा के जवाब ऐसे आ रहे होते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि बाबा के जवाब बिल्कुल सही हैं, समझने वाले में ही दिक्कत है जो समझ नहीं पा रहा। अच्छा, फिर वो ऐसे 2-3 सवाल पूछते हैं और फिर बाबा से बोलते हैं कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने कहा है कि आपने उसको ज्वेलरी दी है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं तो हर एक व्यक्ति को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, मैं तुमको भी जानता हूँ और इसी जन्म नहीं, मैं तुम्हारे हर जन्मों के बारे में जानता हूँ। फिर वो मजिस्ट्रेट साहब हैरान हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जानते हैं जिसको आपने गहने दिए थे और आपके पास गहने कहाँ से आए। तो बाबा ने बोला कि मेरा तो सब कुछ है, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ मेरा है और मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब फिर हैरान होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपका डिवोटी है जिसने आपसे गहने लिए, आपका भक्त है। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, हर कोई जो भी मेरे पास रहता है वो मुझे मानता है और मैं भी उसको पूरी तरह से प्रेम करता हूँ। अच्छा, ये सब जवाब सुन के जो वो मजिस्ट्रेट साहब हैं नाना जोशी जी, वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और उनको बताया जाता है कि बाबा जो भक्त होते हैं आसपास के, वो बोलते हैं कि बाबा जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट साहब सोचते हैं कि बाबा का जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो हाँ में उत्तर दे रहे हैं कि हाँ मैंने उसको गहने दिए, हाँ वो मेरा भक्त है, मैं सबको जानता हूँ। तो इस तरीके से तो फिर हम कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो नाना जोशी भी घबरा जाते हैं कि बाबा के जवाब इस दुनिया के परे हैं। फिर वो नाना जोशी को कुछ समझ में आता है, वो कहते हैं कि इस तरीके से तो बहुत सीरियस चार्ज हो जाएगा और बाबा जब सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं। तो एक काम किया जाए, कमिश्नर और जो नाना जोशी होते हैं मजिस्ट्रेट, वो डिसाइड करते हैं कि विलेज डायरी मंगवाई जाए। विलेज डायरी एक डायरी होती थी जिसमें जो जो व्यक्ति इस विलेज में आया, इस गांव में आया, जिस काम से लिए आया, जिस काम से गया, जो जो कारोबार हुआ, उन सब के नाम लिखे जाते थे उस ज़माने में। तो जो नाना जोशी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं और जो भी कमीशन के व्यक्ति थे, उन्होंने शिरडी विलेज की डायरी मंगवाई जिससे कि उस व्यक्ति का कुछ कनेक्शन मिल पाए। जब वो विलेज डायरी देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति था जो कह रहा था कि ज्वेलरी बाबा ने दी उसे, वो व्यक्ति का तो नाम ही नहीं था। मतलब वो ना शिरडी में कभी आया और जिस समय की ज्वेलरी उसके पास थी वो उस समय वो शिरडी में नहीं था, वो कहीं और था और शिरडी में वो कभी भी नहीं आया था वो व्यक्ति। साथ ही में बाबा शिरडी से बाहर कभी गए नहीं, इसके तो विटनेस कई सारे हैं। अब ये सुनकर जो है वो जो कमीशन आई थी वो हैरान हो जाती है, लेकिन उन्हें यकीन होता है कि बाबा ने उसे ज्वेलरी नहीं दी और वो चले जाते हैं वहाँ से। और इस तरीके से इस मुकदमे का अंत होता है और वो जो व्यक्ति था उसका फिर केस बाद में अलग चलता है। अच्छा, अब इस पूरे केस को हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से बाबा ने तो कभी झूठ कहा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको दिख रहे हैं बाबा शिरडी में बैठे हुए, तो ऐसा नहीं है कि बाबा बाहर नहीं हो सकते। बाबा ने सही ही कहा था कि वो हर एक व्यक्ति को जानते हैं, हर एक जन्म के बारे में जानते हैं और यहाँ तक कि कमीशन की मेंबर्स को भी कहा था कि मैं तो तुम्हें भी जानता हूँ। और उसके बाद भी बाबा तो निडर थे, ना किसी कोर्ट में उन्हें जाना था, क्योंकि कोई भी दुनिया की हथकड़ी ऐसी नहीं बंधी थी जो बाबा को बांध सके। तो इस तरीके से जो कमीशन आई थी अंग्रेज़ों की तरफ से या फिर भेजी गई थी या साजिश थी, जिस तरीके भी साजिश थी, वो खुद अपनी साजिश में फंस जाते हैं और फिर अंत में उन्हें हार मानकर बाबा की द्वारका माई से, बाबा की शिरडी से जाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये एक असली केस जानकर अच्छा लगा होगा। जैसा कि द्वारका माई में एक अदालत बैठी थी जब बाबा से प्रश्न किए गए और बाबा ने खूब तरीके से, अच्छी तरीके से उत्तर दिए, जिस वजह से जो कमीशन वाले थे उनको खुद नतमस्तक होना पड़ा बाबा के सामने और वो वहाँ से चले गए। अगर आप ऐसी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री साईं बाबा से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले कई सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, जिनसे आपको बाबा से रिलेटेड और बाबा के भक्तों से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।